हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 8 नंबर के बाद की सीरीज, 7 नंबर तक की सीरीज। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को अभी चेकआउट करिएगा। उसके बाद सातों की 7 क्लास एक साथ भी पढ़ी हैं, जो अब इस बार तो नहीं मैं कर पाऊँगा क्योंकि सारी क्लासें एक साथ कंपाइल करने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक क्लास जैसी चल रही थी सीरीज उसी तरीके से इसे कंटिन्यू रखता हूँ। तो चलो देखो, पहला आपसे पूछा जाएगा भोजन, स्वास्थ्य और रोग। ये आपके चैप्टर का नाम है और इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन है, फालतू की चीज़ें नहीं है क्लास में। चलिए पहले नंबर पे देखिएगा, भोजन पूछ सकता है कि भोजन क्या है। तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो की पॉइंट है उनको मैं ब्रैकेट में करूँगा, उन पर फोकस करना है और बस याद कर लेना है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण में, हमारे शरीर की वृद्धि में और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं या शरीर को रोगों से सुरक्षित रखते हैं। क्या बोलोगे? भोजन वह है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, वृद्धि करते हैं और रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, बता लोगे ना सेम टू सेम मेरे भाई? आगे देखना, अगला आपसे पूछा जाएगा भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ भैया हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में? बोलोगे भैया 3 वर्गों में। 3 वर्गों में भोज्य पदार्थ को कैसे बांटते हैं? एक वर्ग तो भैया हो जाता है इसका कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन हो जाता है और एक विटामिन हो जाता है। तो विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 भैया इसके पार्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक विटामिन। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? CPV। भोज्य पदार्थ को कितने पार्ट में बांटा? 3 भाग में। कौन कौन से? CPV, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन। अब हम बात करते हैं इनमें एक एक के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जो तत्व हैं वो विद्यमान होते हैं। मतलब कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, बोलो भैया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है। इतना तो फिक्स है कि ये 3 चीज़ें उसमें होंगी। चलो भैया अच्छी बात है, ये भी आप समझ गए कि ऊर्जा देगा और साथ ही साथ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनेगा। अब पूछेगा कि ये कितने प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट। बोलोगे भैया 2 तरीके का। एक तो बड़ा सरल वाला है, सरल कार्बोहाइड्रेट। एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। आपको याद भी होगा जब हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा तो जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो भी क्या करती हैं कि इस जटिल को सरल में तोड़ देती हैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर टुकड़ों में विभाजित करना या सरल रूप में परिवर्तित करना ही इनका काम होता है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि सरल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो सरल कार्बोहाइड्रेट का मैं भाई सुक्रोज को ले लो, फ्रक्टोज को ले लो, माल्टोज को ले लो, ग्लूकोज को ले लो। तो कोई 2 नाम याद रखने होते हैं एग्जाम्पल में आपको देने के लिए। तो एक देखो ग्लूकोज याद रखना, ठीक है, और एक इसमें फ्रक्टोज याद कर लेना। ये दोनों याद रहते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, अब मैंने कहा जटिल हाइड्रोकार्बन पूछे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पूछे जाते हैं। यार मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है कल चैप्टर 10th में, तो मेरा बार बार वही आ रहा है। तो आप लोग समझिएगा कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ, ठीक है मैं। तो भैया जटिल कार्बोहाइड्रेट में आप याद रखिएगा सेल्यूलोज हो गया और मंड हो गया। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं भैया, और यहाँ से भी आप ये 2 नाम याद कर सकते हो। कोई समस्या तो नहीं किसी को? बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। दूसरे वर्ग की हम बात करेंगे जिसको हमने प्रोटीन कहा। क्या बोला भैया? प्रोटीन बोला। प्रोटीन का काम क्या होता है? ये हमारे शारीरिक वृद्धि में मदद करता है या सहायता प्रदान करता है। जो शरीर बढ़ता है उसमें ये सहायता प्रदान करता है। ये मेरे भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों के इसमें विद्यमानता होती है, यानी विद्यमान होते हैं इसके अंदर। तो उसमें भैया क्या था? कार्बोहाइड्रेट में बोलोगे कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। यहाँ पे भैया नाइट्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे और तत्व भी हो सकते हैं जो कि प्रोटीन में मेरे भाई होते हैं। ठीक है, अब सुनना। अब भैया कोई पूछेगा कि बताओ जरा प्रोटीन के स्रोत क्या है। स्रोत के आधार पर ये 2 तरीके से हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। एक तो हम जंतु प्रोटीन का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा वनस्पति प्रोटीन। नाम से ही पता चलेगा। जंतु प्रोटीन मतलब जीव जंतुओं को खा करके जो प्रोटीन मिलेगा, जैसे अंडा, मछली, मांस आदि हो गया। वहीं वनस्पति प्रोटीन की बात करेंगे तो जैसे दालें हो गई, सोयाबीन हो गई, सेम हो गई, फली हो गई, ये सारे हो गए। तो जो हमें साग सब्जी से मिल जाएंगे वो हमारे वनस्पति प्रोटीन हो जाएंगे। जो हमें मांस, मछली, अंडा वगैरह से मिलेंगे वो हमारे जंतु प्रोटीन हो जाएंगे। बेहतरीन तरीके से बात कंप्लीट, एकदम क्लियर है ना मेरे भाई? आगे सुनना बड़े ध्यान से। अब आगे नंबर 3 तरीके का हमारा वर्ग जो था, कौन सा था? भोज्य पदार्थ का तीसरा वर्ग जिसका नाम है विटामिन। विटामिन क्या करते हैं? ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी भोजन में अल्प मात्रा होती है। याद रखना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी भोजन में अल्प मात्रा, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, बस इतनी मात्रा में होते हैं कि हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि विटामिन ही विटामिन खा रहे हो, इतना भी नहीं खाना है। ठीक है,
तो आप बोलोगे भैया विटामिन का काम ही ये है, विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। बाकी देखो जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो भी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं वो भी ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन विटामिन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से उसे दूर रखता है। बस इतना काम होता है विटामिन का। क्या करना? शरीर को स्वस्थ रखना, बीमारियों से शरीर को दूर रखना। किसका काम है भैया? विटामिन का काम है। किसका काम है? विटामिन का काम है। जबकि ये भोजन में जो होंगे ये कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं और ये बहुत ही अल्प मात्रा में, मतलब इतनी मात्रा जो हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त है, उससे ओवरडोज नहीं होना चाहिए। इसकी डिफिशियंसी और इफिशियंसी दोनों दिक्कतें प्रदान करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम याद रख सकते हैं। अगर हम देखो भैया विटामिन जो होता है वो 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक तो होता है जो जल में घुल जाते हैं और एक होता है जो वसा में घुल जाते हैं। अब जल में घुल जाते हैं कैसे याद रखोगे भैया? हम लोग याद रखते हैं कि गई भैंस पानी में। कैसे भैया? कि गई भैंस पानी में। पानी में भैया भैंस का मतलब बी से हो गया भा और सी से हो गया स, तो भैंस बी और सी जो होते हैं ये हमारे कहाँ घुल जाते हैं? जल में अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। अब हमने कहा भैया वसा मतलब होता है फैट, और फैट को हम याद रखते हैं कीड़ा से। किससे याद रखते हैं? कीड़ा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, चर्बी होती है, एकदम गुदगुदा सा नहीं होता है। तो बोलोगे कीड़ा का मतलब KEDA, ये सारे के सारे जो है वो फैट में घुलेंगे यानी वसा में घुल जाएंगे। तो भैया इसको अरेंज करोगे तो के को आगे उठा लाओ, ई को लगाओ भैया, फिर डी को लगाओ, फिर ए को लगाओ, ये कीड़ा हो गया, ठीक है। तो कीड़ा जो होता है उसमें ज़्यादा फैट होता है, इसलिए हम ऐसे याद रखेंगे कि जो फैट में घुलेगा, फैट में जो भैया सॉल्युबल होगा वो होगा कीड़ा, और जो वाटर में सॉल्युबल होगा, जल में घुलनशील होगा, वो होगा बी और सी। अच्छी तरीके से याद हो गया? हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे। बोलोगे भैया अगले नंबर पे हम बात करेंगे विटामिन के प्रकार के बारे में। अब यहाँ पे हम विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का नाम आपसे पूछेगा, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है। आपसे पूछेगा विटामिन का रासायनिक नाम बताएगा, इस तरीके से पूछेगा कि नाम बताओ इसका क्या होता है, और पूछेगा इससे कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। फिर पूछ सकता है कि इसके मतलब बोल सकता है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है बॉडी में, कि विटामिन ए के क्या काम है, ऐसे भी पूछ सकता है कि विटामिन ए को पूर्ति करने के लिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई, पूछा जाए इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो 4 क्वेश्चन पूछेगा एक चीज़ से पढ़ने से, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना। अगर पूछा जाए विटामिन ए का नाम क्या है, आप बोलोगे विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक। एक चीज़ होगी। विटामिन ए के और क्या पूछेगा भैया? पूछेगा कि इससे मेरे भाई क्या क्या आवश्यकता है इसकी आवश्यकता होती है बालों को और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। देखो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या पूछेगा भैया? ये बताओ अगर इसकी कमी हो गई तो कौन सी मेरे अंदर बीमारी हो जाएगी, तो बोलेगा भैया वो फिर हो जाएगी रतौंधी रोग हो जाएगा। रतौंधी रोग हो जाएगा, रात में और कम दिखने लगता है, ऐसा कुछ होता है रतौंधी, आई थिंक, ठीक है। और पूछेगा फिर भैया आपसे कि बताओ इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, मतलब बॉडी में इसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं अगर कमी हो जाए। तो फिर वो बताएगा भैया कि पालक खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, आम खा सकते हो, मक्खन खा सकते हो, नारंगी खा सकते हो। तो बात कंफर्म है। इतने कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक में मैंने आपको इतना डिटेल्ड बताया, बाकी के मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। विटामिन बी आपसे जब पूछा जाता है तो याद रखना विटामिन बी कुल 12 तरीकों का होता है, जिसमें मतलब B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। आपसे पूछेगा विटामिन बी के नाम, केवल आपको याद रखना है, उनके कमी से होने वाले रोगों को याद रखना है। याद रखिएगा भैया विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये फ्लेविन। तो याद रखिएगा B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और भैया B2 की कमी से कोई भी रोग हो जाए, लेकिन हमें याद रखना है कि इसका नाम राइबोफ्लेविन है, इससे रोग नहीं पूछा गया है। याद रखिएगा B3 जो नियासिन होता है, इससे आपसे पूछते हैं भैया पेलेग्रा। क्या पूछते हैं? पेलेग्रा। इसके बाद याद रखिएगा B5 जो होता है इसका नाम होता है पेंटोथेनिक, और इससे मेरे भाई पाचन समस्याएं होती हैं। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। B6 जो होता है उसको बोलते हैं पेरिऑक्सिन, और पेरिऑक्सिन से मेरे भाई अमीनिया होता है। अमीनिया नहीं, अनीमिया होता होगा ये, ठीक है, अनीमिया होता है, ठीक है।
आगे भैया देखेंगे भैया हो गया B7 होता है बायोटिन। बायोटिन से हेयर लॉस और स्किन में रैशेस आते हैं। हमने कहा हेयर लॉस भैया याद रखना, समस्याएं चल रही हैं, सबके साथ हो रही हैं। आगे हम बात करें B9 होता है मेरे भाई फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड मेरे भाई जो होता है इसका आपको याद रखना है कि थकान और कमजोरी दोनों के लिए, ठीक है। थकान और कमजोरी तो यानी फॉलिक एसिड की कमी बॉडी में, B9 की कमी बॉडी में। हमने कहा B12 की बात करें तो B12 होता है कोबालिन, और कोबालिन क्या करता है, जो नर्व सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है। जो लोग जल्दी भूल जाते हैं, विटामिन 12 की कमी उनके अंदर होती है B12 की, उनका मेमोरी लॉस वाला सिस्टम रहता है कि गजनी की तरह अभी क्लास देखेंगे और उसके जस्ट बाद ही उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो सिस्टम सही करना पड़ेगा आपको भैया, ठीक है। विटामिन सी की बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, रक्त का शोधन करना, दांत हड्डी के संक्रमण से इसको बचाता है, दांतों और हड्डी को संक्रमण से बचाता है। अब देखो मौसमी खाओ, आंवला खाओ, नींबू खाओ, जितने खट्टे चीज़ें होती हैं उनसे विटामिन सी ही मिलता है। और याद रखिएगा इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक नहीं रखी गई है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होता। यह विटामिन जो है ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने आज खाया तो 50 दिन तक रहेगा, उसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर खाओ फिर से खाओ, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली भैया। नेक्स्ट नंबर पे बात करने वाले हैं विटामिन डी की, जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। नाम में ही लिखा हुआ है कैल्सी, मतलब कैल्शियम वाली चीज़ों में लिए होगा ये। तो कैल्शियम वाली चीज़ें भैया हड्डी मजबूत करना, दांतों को मजबूत करना, ये सारी चीज़ें कैल्शियम से रिलेटेड है। इसका नाम भी कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि दूध की कमी, मतलब दूध इससे पियोगे तो विटामिन डी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें भी देखो वाइट होता है, कैल्शियम होता है। अंडा में कैल्शियम होता है, मक्खन में, मछली में, तो जितने दूध वाले प्रोडक्ट हैं उनसे आपको विटामिन डी तो मिलना ही है, ठीक है भैया। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, सूखा रोग भैया, जिसे रिकेट्स बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार से आपको मैंने बता दिया, ठीक। आगे नंबर पे भैया बात करते हैं विटामिन ई, जिसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई के कुछ लोग भैया आपको पता होगा, विटामिन ई हो गया, इनकी वो जो कैप्सूल आते हैं वो भी शायद खाते हैं, मैंने देखा है कई सारे लोगों को। तो ये टोकोफेरॉल होता है मेरे भाई, टोकोफेरॉल इसका नाम याद रखना है। संतानोत्पादन शक्ति कम हो जाती है, कहने का मतलब हो गया प्रजनन शक्ति में कमी आना, ठीक है। प्रजनन शक्ति में कमी आना, संतानोत्पादन का मतलब यही होता है कि संतान की उत्पत्ति की शक्तियाँ जो हैं उसमें कमी आ जाना, छीण हो जाना। साथ ही साथ ऐसे भैया दूध खाओ, मक्खन खाओ, सब्जी खाओ, इनसे क्या होगा, विटामिन ई आपकी बॉडी में बढ़ेगा। और इसके कमी से जो जननांग हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे आपको पता ही है कि संतानोत्पादन की शक्ति मतलब प्रजनन की बात कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है भैया, प्रजनन की बात कर रहा है। और प्रजनन मेरे भाई पूर्ण रूप से क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है, क्योंकि जननांग क्या होंगे, इससे प्रभावित हुए होंगे, ठीक है। तो जननांग की प्रभावितता के कारण ही क्या होता है, विटामिन ई जो है उसकी कमी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विटामिन ई इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये ना बना हुआ है, आप आधा ना सोचो, यहाँ तक की बात एकदम कंफर्म है भैया। विटामिन के की बात अगर हम करते हैं, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, या इसी को मेनाक्विनोन के नाम से भी कहीं कहीं दिया जाता है। तो आपको फाइलोक्विनोन याद रखना है, क्योंकि ये नाम आपको ज़्यादा मिलता है, फाइलोक्विनोन। आगे देखिएगा भैया, इसका काम होता है रक्त के स्राव का थक्का बनाना। यानी जब कभी कभी किसी की चोट लग जाती है और वहाँ से ऐसे करके भैया ब्लड निकलता रहता है, तो कभी कभी आपने देखा कुछ लोगों की पपड़ी यहाँ पे बहुत देर में बने, कहो बने ही ना 2 दिन तक, कहो 1 दिन ना बने, 2 दिन ना बने, 24 घंटे ना बने। और कुछ लोगों को भैया चोट लगी है 1 या 1.5 घंटे बाद ही पपड़ी बन जाएगी, इतनी कि ब्लड रुक जाएगा, देखा है ना आपने। तो जिनके अंदर ये वाली समस्या होती है कि उनकी पपड़ी नहीं बनती है, देन आप बोलेंगे उनकी विटामिन के की उनके अंदर कमी है। इसलिए उनको भैया पालक, गोभी और दूध का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ रुधिर का थक्का नहीं बनता, यही बात हमने बताई है आपको कि इसकी क्या होती है, डिफिशियंसी की वजह से ये कारण होते हैं। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। और इसका देखो, इसके 2 काम, एक इसकी आवश्यकता किस लिए है और एक इसकी होने वाली कमी क्या है। तो दोनों एक ही बात है कि अगर इसकी कमी होगी तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसकी आवश्यकता, इसका काम यही होता है कि रक्त के स्राव को रोकता है और थक्का बना देता है। तो यही नहीं बनेगा और यही इसका काम भी था। चलो, आपको इतनी बात कन्फर्म समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया खनिज लवण के बारे में, बड़े ध्यान से सुनना।
आप बोलोगे भैया खनिज लवण जो है वो भोजन के अकार्बनिक अवयव होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भोजन के जो कार्बनिक अवयव थे वो भैया कौन से थे, किसी को याद है क्या? भोजन में कार्बनिक अवयव जो हैं और जो बड़े ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं भोजन में, उनको भैया किसी को याद है क्या क्या थे? आप बोलोगे भैया बिल्कुल याद है, अभी आपने पढ़ा है विटामिन जो था, विटामिन रियल में भैया बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है भोजन में और ये एक कार्बनिक अवयव होता है। याद है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा, बिल्कुल अच्छी बात है भैया। खनिज लवण भोजन के अकार्बनिक अवयव कौन होते हैं? खनिज लवण। अब मेरे भाई सिंपल सी बात है, ये होते क्या हैं? ये कि अति सूक्ष्म मात्रा में ये भी पाए जाएंगे, अति सूक्ष्म मात्रा के रूप में भोजन में होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए इतने ही पर्याप्त हैं जितनी मात्रा में होंगे। ऐसा नहीं कि तुमने बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन ले लिया, बहुत ज़्यादा जिंक ले लिया। आयरन और जिंक बॉडी में सारे पोषक तत्व हैं, ये सारे खनिज लवण हैं, लेकिन इनकी एक मात्रा फिक्स है कि इतना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने भाई ज़्यादा आयरन खाना है तो तुमने एक बोल्ट ही खा लिया सीधे, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना, तो आपको पता रखना है कि खनिज लवण जो होते हैं वो भोजन में अकार्बनिक अवयव के रूप में होते हैं, पहली चीज़ ये वाली। और दूसरी चीज़ भैया फिर क्या याद करें? दूसरी चीज़ ये कि ये भोजन में अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं और शरीर के लिए इतने ही पर्याप्त होते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है, 3 पॉइंट जो मैंने ब्रैकेट में किए हैं। अब जल की आवश्यकता क्यों होती है? खाद्य पदार्थों के संवहन में होती है। आपने कुछ खाया और उसको पेट तक पहुंचाया धकिया करके, पानी पी करके, सिंपल लिख सकते हो। जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने में इसकी आवश्यकता होती है। जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको कंप्लीट करने में वाटर चाहिए होता है। जैसे आप कभी भी कोई रिएक्शन करते हो उसमें प्लस H2O लगा देते हो, कभी कभी आप इस H2O को हटा दो तो पता चलेगा रिएक्शन ही नहीं बनेगी इधर। तो इसकी आवश्यकता और किसमें है? जैव रासायनिक क्रिया संपन्न करने में। तीसरा नंबर जो शरीर का ताप होता है, टेम्परेचर को भी ये नियंत्रित करता है। वैसे टेम्परेचर जो है वो हार्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये बात भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये क्या करता है? शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। कौन? जल। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, मनुष्य के शरीर में अगर हमसे पूछा जाए तो 60% से 70% तक भाग जो होता है वो भैया जल होता है। पूछा गया है क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल होता है, तो याद रखिएगा 60 से 70% भाग जो है वो जल होता है। अच्छा, वसा की उपयोगिता क्या है? फैट के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ा भी था कि जो हमारे भैया कार्बोहाइड्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट के समान इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आदि तत्व विद्यमान होते हैं। आई थिंक पढ़ चुका हूँ मैं ये पीछे। उसके बाद परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़िया थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो थे उसमें भैया क्या क्या था? कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। और दूसरे नंबर पे भैया हमसे कोई फैट पूछेगा जिसको हम वसा बोलते हैं, तो इसमें भी भैया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और इस वाले में भैया इनकी सबकी मात्रा जो थी पर्याप्त मात्रा होती थी। भैया याद हो गया, सिंपल है। कोई हमसे हाइड्रोकार्बन पूछे, कार्बोहाइड्रेट पूछेगा, देन हम उसको ये बता देंगे। और भैया अगर कोई हमसे यहाँ पर आकर के वसा पूछता है तो हम उसको ये बता देंगे। भैया ये समझे कैसे? हमने कहा देखो, जब कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, बोलोगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है इसमें, ये अवयव जो है इसमें विद्यमान होते हैं। कैसे भी आप बोलो, अपने आपका बोलने का तरीका होना चाहिए। ठीक है भैया, वसा में क्या होता है? वसा में भैया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम टू सेम किसकी तरह है? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसी की तरह है, लेकिन अंतर क्या है भैया? यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है। कोई दिक्कत किसी को? बढ़िया तरीके से दोनों डेफिनेशन माइंड में है ना। आगे देखो भैया, जब आपसे पूछा जाए वसा के अब देखो, वसा हो या कार्बोहाइड्रेट हो, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जलते हैं। क्या होता है? इनका जलने का काम स्टार्ट होता है। और भैया जब ये जलते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग वसा और कार्बोहाइड्रेट को समझना है। एक फैट समझना है और एक कार्बोहाइड्रेट समझना है। अब तुम्हें याद रखना है कि जो वसा है ये जलने में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुना ऊर्जा को निर्माणित करती है या बनाती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आप बोल रहे हो इसका मतलब भैया ये हुआ कि फैट में मेरे भाई, फैट क्या है? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्यमान है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं मेरे भाई? जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, ये अवयव इसमें विद्यमान है। ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऊर्जा बनती है A तो यहाँ ऊर्जा बनेगी 2A, यानी लगभग इससे 2 गुनी ऊर्जा इसके जलने से बन जाएगी। भैया ये बात आराम से बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ गई और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को याद भी हमने कर लिया है
कि हम ये लिख देंगे भैया कि वसा के जलने से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दोगुनी ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा जो है वो दोगुनी बनती है। भैया एक बार बताना याद हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल जो पढ़ रहे हैं वो याद होता चल रहा, बस इतना देख लो एक बार, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, आपके माइंड में चीज़ें छपनी चाहिए एक बार मेरे समझाने से। अगले नंबर पे आपसे पूछेगा भैया रफेज क्या होता है। अब ये बड़ा ही सरल डेफिनेशन है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगी। हमने का कोई अनाज होता है या किसी का जो छिलका होता है ना, छिलके होते हैं सबके, आप बोलोगे हाँ, हमने इस छिलके के अंदर कुछ भरा रहता है, सेलुलोज नामक होता है, उसमें कुछ रेशेदार पदार्थ आपको दिखाई पड़ेंगे, उन्हीं को हम रफेज बोलेंगे। बोलोगे भैया इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा इसका मतलब बड़ा सिंपल है, एक बार फिर से सुनो। कुछ छिलके वाले अनाज, जैसे हमने कहा कौन कौन से अनाज है जो कुछ छिलके वाले अनाज हैं? बोलोगे भैया देखो, एक तो फल हो गए, गाजर, मूली, पालक, सेम, ये सारे फल है ना, और इनमें मेरे भाई में क्या मिलता है कि सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ दिखाई पड़ेंगे अंदर, ठीक है। और वो जो रेशेदार पदार्थ इसके अंदर होंगे उन्हीं को हम रफेज के नाम से जानते हैं। अब उन रेशेदार पदार्थों का उपयोगिता क्या होती है, इसका भी एक लेना देना है ना। वो रेशेदार पदार्थ की उपयोगिता ये है कि जब आप उन चीज़ों को खाते हो, वो अनाज या फिर वो फल, जैसे गाजर हो गया, मूली, कोई भी, किसी की भी बात करो एक में, आप जब इनको खाते हो तो आपने पढ़ा था भैया आइसोफोगस, पढ़ा था आइसोफेगस करके, एक वो जो उसको आहार नाल बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर मतलब पेट में आमाशय तक जाने के लिए इसको खिसकाता है धीरे धीरे अंदर की ओर। तो ये अंदर लेके जाने का काम कौन करता है? यही करता है। अब एक बार इसका कार्य देख लेना मेरे भाई कि यह क्या करता है, भोज्य पदार्थ जो होते हैं उन्हें भोजन नली के द्वारा आगे खिसकाने का काम करता है, धीरे धीरे आगे खिसकाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये भोजन के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो शरीर को पेट के अंदर खाना जाएगा भैया, तो वो उसको खिसकाएगा धीरे धीरे, एक याद रखो। और उसके बाद जब अपशिष्ट होगा उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी खिसकाएगा। तो इसका काम कुल मिला के खिसकाने का ही है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो भोज्य पदार्थों को भोजन नली से आगे खिसकाने में सहायता करता है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने में सहायता करता है। तो किसका काम होता है? एक बार जल्दी से बोलोगे भैया, ये काम है रफेज का। क्या नाम था भैया? रफेज। याद रखना, भूल मत जाना भाई, ठीक है। ये अति लघुत्तरी में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जो डायरेक्टली एक छोटा सा टॉपिक लगता है। अगर हमसे कोई पूछता है वसा के समूह के बारे में, तो हम उसको ये भी बताते हैं कि भैया वसा के भी 3 तरीके के समूह हैं। एक संतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है और बहु असंतृप्त वसा होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको नाम ही याद रखने हैं, इनके बारे में आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। संतुलित आहार की बात करते हैं। बोलोगे भैया संतुलित आहार तो हम ऐसे ही लिख देंगे, मतलब ऐसे भोजन होते हैं जिनमें सारी चीज़ें संतुलन में हो, मतलब ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, मतलब बैलेंस वाली, ऐसे बोल सकते हो क्या? बोलोगे हाँ भैया बोल सकते हैं। मतलब ऐसा भोजन आहार जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुलित आहार कहता है। हमने कहा बॉडी में आपके जितनी भी आवश्यकताएं हैं कि हमें भैया प्रोटीन भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें भैया जो है थोड़ा सा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा नहीं, आयरन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए। और एक ऐसा हमने भोजन लिया, एक ऐसा खाना खाने के लिए बैठे जिसमें सब कुछ था। मतलब उस एक भोजन को खाने के बाद हमारी बॉडी के सारी जितनी भी कमियां हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो सारी चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि ये एक भैया संतुलित आहार है, बैलेंस्ड डाइट है। जैसे आपको पता बैलेंस डाइट आप लोगों को मिलती है कि आप जिम वगैरह ज्वाइन करते हो, जिसने भी कर रखी है उसे पता होगा। वहाँ पे आपको एक बैलेंस डाइट के लिए चार्ट बताते हैं कि भैया आपको ये इतना खाना है, दाल लेनी है सुबह, ये वाली दाल, ऐसे नहीं बताते हैं, वो एक बैलेंस डाइट होती है। तो भैया आपको याद रखना कि बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित आहार क्या है। तो बोलोगे ऐसे भोजन आहार जो हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को, जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा कर देते हैं, उनकी पूर्ति करते हैं, वो हमारे संतुलित आहार कहलाते हैं। बड़े प्यार से आगे बात समझ में। आपसे भैया इसके बाद कुपोषण पूछा गया है। अब वही पॉइंट्स होंगे जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। कुपोषण आपसे पूछा जाता है, आप बोलोगे भैया संतुलित आहार में पोषक तत्वों की अगर कमी हो, संतुलित आहार जो आप ले रहे हो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो, या उनकी उचित मात्रा ना होने से, या फिर गुणवत्ता वाले भोजन के अभाव से, कुछ भी बोलो, ये सारी बातें सेम है। संतुलित आहार में अगर मेरे भाई पोषक तत्व कम होंगे तो वो एक अच्छा भोजन नहीं होगा। संतुलित आहार में पोषक तत्वों की उचित मात्रा नहीं होगी तब भी वो एक अच्छा भोजन नहीं होगा। पोषक तत्वों की गुणवत्ता नहीं होगी तब भी वो एक बेकार भोजन हो गया। और अगर पोषक तत्वों भोजन में अभाव हुआ, मतलब पोषक तत्व है नहीं, तुम केवल रोटी खाते चले जा रहे हो, पता चला तुम केवल आटे ही गूंथ के खा गए, तो वो चीज़ें क्या करेंगी, उससे हमारी बॉडी कुपोषित हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी में जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाती है, और इसे हम लोग भैया बोलते हैं कुपोषण।
जरा एक बार फिर से समझना, बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ या ना। तो कुपोषण समझ गए एकदम बढ़िया तरीके से। अब कुछ कुपोषण से होने वाले रोग के बारे में इसमें दिया जाता है, जैसे क्वाशरकोर पूछा गया है इसमें। क्वाशरकोर की जो बीमारियां हैं भैया, ये बच्चों में किसकी कमी से हो जाएंगी? प्रोटीन की कमी से। और जो मेरेस्मस होती है वो भी प्रोटीन की कमी से ही होती है, मतलब प्रोटीन की कमी से ही दिक्कतें होती हैं ज़्यादा तक। अब आप बोलोगे देखो इसमें एक तो शरीर में सूजन आ जाती है भैया, इसके लक्षण आपसे पूछे गए तो मैंने लक्षण सारे लिख दिए हैं कि शरीर में सूजन आ जाएगी। अब पेट जो है वो बाहर निकल आएगा, थोड़ा सा अजीब ऐसे मटका जैसा आपको बाहर लगेगा निकला हुआ, बाकी वो बॉडी में मत लेना कि नहीं उसकी बॉडी है, बॉडी नहीं है, उसको क्वाशरकोर है, ठीक है। बॉडी होती है जिसके उसका कभी पेट नहीं निकलता है भैया, एक निकलता भी है तो एक थोड़ा लिमिटेड। पर इसमें क्या होता है कि पेट अलग से तुम्हें लगेगा, ऐसे एकदम बाहर सा फनी लगेगा तुम्हें वो इंसान देखने में। तो ये खासतौर पे लड़कों में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बात पता चल गई कि ये कौन सा हो जाएगा, क्वाशरकोर बीमारी हो जाएगी, दुर्बलता, ठीक है। आगे अगर मैंने बात की आपसे तीसरे नंबर पे, तो बाल जो है वो भूरे हो जाते हैं, फिर पतले होंगे, फिर बाल ऐसे टुकड़ों में फट जाते हैं, बीच से ऐसे फट जाते हैं। तो ये भी भैया किसका होता है? क्वाशरकोर का होता है। तो शरीर में सूजन आ जाती है, एक नंबर हो गया। पेट बाहर निकल आता है, दूसरा नंबर हो गया। बाल भूरे और पतले होकर फट जाते हैं, तीसरा नंबर हो गया। आई होप आपको बात एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नंबर पे भैया आ जाते हैं मेरेस्मस। अब ये भी बच्चों में प्रोटीन की कमी से ही होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ का भैया जो है स्तनपान करते हैं, दूध पीते हैं, उसकी अगर कमी रहती है उनकी बॉडी में दूध की कमी से, तो उनके भैया पर्याप्त मात्रा में अगर उनको भोज्य पदार्थ जो बोलते हैं वो नहीं प्राप्त हो पाएंगे, तो उनके अंदर भी प्रोटीन की कमी होती है, जिससे फिर होता है मेरेस्मस रोग, ठीक है। अब इसका भैया थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से लक्षण हैं भैया। एक तो होता है कि छीण और सिकुड़ा हुआ शरीर मिलता है, एकदम बॉडी उनकी सिकुड़ी होती है। चेहरा आप उनका देखोगे एकदम सिकुड़न जैसी होती है उनके चेहरे में स्किन की, और एकदम जो है दुर्बल जैसा चेहरा लगेगा, एकदम पावरफुल लगते हैं नहीं, देखने से लगते हैं अनएक्टिव हैं, ठीक है। और आंखें जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे नहीं देखा जो उसको क्या बोलते हैं यार, जो आंखों के नीचे नहीं हो जाते हैं डार्क सर्कल, नहीं डार्क सर्कल तो नहीं बोल सकते हो, आंखें जो है उनकी अंदर धंस जाती हैं, मतलब ये जो गड्ढे बन जाते हैं आंखों के साइड में, देखा होगा आप लोगों ने कई तरीके के लोगों को। तो भैया ये सारी चीज़ें किसके लक्षण होते हैं? मेरेस्मस के होते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो भैया कुछ रोग और स्पेशल चीज़ों के बारे में आपसे पूछा गया है, उनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से हैं, तो भैया याद रखो है। अब पूछो कैसे पूछा जाएगा, मैं बता देता हूँ, MCQ में पूछा जाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अब वहाँ पे तुमको दे देगा दाद, खुजली और हैजा। तो याद रखो हैजा जीवाणु द्वारा है, दाद और खुजली जो है ये कवक द्वारा होती है। और कवक वालों का नाम दे करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने रखा है, ध्यान से बता रहा हूँ, उन बातों को याद रखना वरना भाई छूटेगा क्वेश्चन। आप बोलोगे भैया हैजा हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, कोढ़ है, टिटनेस है, ये सारे जीवाणु से उत्पन्न रोग होते हैं। मैंने कहा जब बात तुमसे की जाए कवक की, तो कवक से उत्पन्न रोग दो ही होते हैं, एक दाद और एक खुजली, बाकी और भी होते हैं पर दो आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है जो दाद होती है वो किस कवक से होती है, तो याद रखिएगा ट्राइकोफाइटा नामक कवक होता है, जिससे मेरे भाई होती है दाद। और खुजली आपसे पूछा जाता है तो इकैरिस स्कैबीज नामक कवक होता है। एक आपसे यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हो सकता है वहाँ पे आपको ना समझ में आए, ये इकैरिस है, ठीक है। इकैरिस, इसके बीज या इसके बीज दोनों बोलते हैं, तो आप यहाँ पे इसके बीज लिखा, इसके बीज में कर देता हूँ, ठीक है ना भैया, परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक इकैरिस इसके बीज हो जाएगा कवक जो खुजली का वाहक होता है, और एक होता है ट्राइकोफाइटान कवक जो हमारा दाद का वाहक होता है, दाद जिससे होती है। बातें याद हैं कंफर्म अच्छी तरीके से, हाँ या ना जल्दी से बताइएगा। भैया विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों के बारे में देख लेते हैं। आप बोलोगे भैया चेचक हो गया, जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, आपके जो है ये आपका नेत्र जैसे रेड हो जाते हैं तो वो विषाणु के कारण होता है। पीलिया हो जाती है बच्चों में, तो ये भी हमारा किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। अब कुछ भैया शिशुओं में देख लेते हैं जानलेवा रोग हैं, पूछा जाता है शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जानलेवा होता है। भैया खसरा होता है, पोलियो होता है, गला घोंटू जिसे डिप्थीरिया बोलेंगे, भैया क्षय रोग हो गया, टीबी वगैरह, ठीक है, आपकी काली खांसी हो गई आदि। तो ये आपको याद रखना है, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, ठीक है। आगे बात करेंगे परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में। मैंने नहीं लिखवाया है, स्वयं ही लिख सकते हो, हिंट दे दी है, आप पॉइंट आउट खुद ही कर सकते हो।
परिवेशी मतलब हमारे परिवेश में, हमारे आसपास में स्वच्छता क्यों जरूरी है, हमारा स्वास्थ्य उससे क्यों से प्रभावित होता है, ये बातें लिखनी है। सिंपल आप लिख दोगे कि हमारे आसपास में सफाई से संबंधित चीज़ें लिखनी है, स्वयं लिखें। जैसे हिंट मैं दे देता हूँ, आप लिखोगे कि हमारे घरों की अच्छी खासी साफ सफाई रहनी चाहिए, रसोई घर को अच्छे से साफ रखना चाहिए, कूड़ेदान में कूड़े को हमारे जो है ढक बंद करके बांध करके फेंकना चाहिए, या फेंकना चाहिए तो कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। परिवेश वातानुकूलित होना चाहिए। कूड़ा जो है वो ये उसको क्या होना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए, मैंने जो बताया आपको भी। घर पड़ोस में नालियों आदि को साफ रखना चाहिए। आस पड़ोस में पानी के भराव को कम करना चाहिए, पानी नहीं भरने देना चाहिए। लेकिन बाय द वे कहीं मजबूरी है कि पानी भरा ही है तो उसमें मिट्टी का तेल वगैरह डालना चाहिए, जैसे जल में पनपने वाले मक्खी और मच्छर जो है ये कम पनप पाएँ, या फिर जो पनपते हैं वो ना पनपे। पनपे का मतलब होता है उसमें ना अपने अंडे देते हैं ना उसमें गंदगी में, तो उससे हमारे रोग जो है और ज़्यादा विकसित होते हैं। बात समझ पा रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। अगले नंबर पे हम बोलेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है, जैसे मैंने कहा एक आदमी के था और उसने दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे रोग हमारे संक्रामक रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तो प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं। अब भैया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब नहीं समझ पाया। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सिंपल सा, जो सांसर्गिक होते हैं, सांसर्गिक। और अप्रत्यक्ष का मतलब मेरे भाई क्या होता है, जो हमारे सांसर्गिक रूप से तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे कहीं ना कहीं मेरे भाई संचारी रूप से चले आते हैं। दोनों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। आप बोलोगे भैया दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भैया सांसर्गिक। सांसर्गिक क्या होता है, अब इसमें व्यक्तियों का क्या होता है, वस्तु या व्यक्ति जो होता है उससे डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से पहुँच जाए। हमने कहा जैसे कोई आदमी बीमार था, मैं उसके बगल में बैठा और मुझे भी बीमारी हो गई, तो वो सांसर्गिक है, सांसर्गिक माध्यम है उसका। ठीक है। आप बोलोगे भैया या फिर और बताओ जरा। हमने कहा जैसे मान लो किसी आदमी ने कोई शर्ट पहनी थी और उसने छींका उसमें, तो उसमें उसके कीटाणु लगे और मैंने वो शर्ट पहन ली, देन मेरे अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो व्यक्ति और वस्तु के द्वारा ट्रांसफ़र हो गया, तो इसे हम बोलते हैं सांसर्गिक। भैया संचारी रोग कौन से होते हैं? संचारी ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि भैया रोग में जैसे भोजन है, किसी का जूठा खा लो आप तब हो जाए। मैंने कहा किसी का जूठा जल पी लो। ठीक है। वायु मतलब क्या कि कोई सांस ले रहा है, छींक रहा, खांस रहा, उससे उड़ करके वही चीज़ आपके कीटाणु सीधे शरीर में आकर लग रहे हैं। इस तरीके से मतलब उसको एक एक्टिविटी करनी पड़ रही है, सिर्फ आपके बगल में बैठने से नहीं हो रहा है, उसके द्वारा जब वो छींक रहा है, खांस रहा है, या फिर उसने कुछ ऐसा गलत कुछ किया जिससे उड़ करके कीटाणु आपके ऊपर आ गए। ठीक है। उसने कहीं पर थूक दिया, अब देन आप वहीं पर बैठे हो तो उस पर कीटाणु उस समय होते हैं, वो कीटाणु उसके बॉडी के अंदर से निकले हुए हैं। ठीक है। जबकि इसमें आपके कीटाणु उसके बिना भी भैया उसके कपड़े पहनने मात्र से उसके बॉडी आउट को उसके साइड में कीटाणु ऐसे रहते ही हैं उसके साथ, वो उसके पक्के दोस्त हो चुके होते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो आपको आई होप दोनों बातें समझ में आ गई, सांसर्गिक कौन से होते हैं और संचारी कौन से होते हैं। जिसको नहीं आया है परेशान मत होना, एक बार फिर से क्लास देख लेना। सांसर्गिक और भैया दूसरा हो गया संचारी। मेरा मतलब ये रहता है कि अगर आप क्लास देख रहे हो तो आपको क्लास पूरी एक बार में समझ में आनी चाहिए। भैया टीकाकरण क्या होता है? बहुत सरल शब्द भैया है ये। टीकाकरण अगर रियल डेफिनेशन आप हमसे पूछो तो हम यहाँ से देखेंगे कि कुछ रोग प्रतिरोधक होते हैं, रोग प्रतिरोधक दवाएं हैं, क्योंकि वो जो लगाई जाती हैं उसमें नहीं, वो जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन वैक्सीन की जो दवाएं तो होती हैं छोटी छोटी सी शीशियों में, तो आप बोलोगे भाई कुछ रोग प्रतिरोधक की छोटी सी मात्रा जो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है उसे ही हम टीका बोलते हैं, और यह प्रक्रिया जो होती है वो टीकाकरण कहलाती है। फिर से ध्यान से सुनना, जो लिखा है उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हमने कहा शरीर में संक्रामक रोग जो होते हैं, रोगों से बचने के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक होता है। कोई पूछे कि टीकाकरण की आवश्यकता क्यों होती है, फिर से एक बार बोलो, टीकाकरण की आवश्यकता भैया क्यों होती है? शरीर को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता होती है। बढ़िया डेफिनेशन समझ में आई। अब भैया कुछ रोग प्रतिरोधक होते हैं, इसको मैं ए नंबर मान लेता हूँ कि कुछ रोग प्रतिरोधक होते हैं, ये लिखा रोग प्रतिरोधक ए नंबर। कुछ रोग प्रतिरोधक होते हैं जिनकी बड़ी छोटी सी मात्रा, छोटी सी तो शीशी होती है, 1-2 लीटर थोड़ी लगवाया जाता है, छोटी सी शीशी होती है। तो किसी रोग प्रतिरोधक की छोटी सी मात्रा जो हमारी बॉडी को क्या करती है, रोगों से लड़ने में मदद करती है, उसे ही हम किसके नाम से जानते हैं? टीका या वैक्सीन के नाम से जानते हैं। और इसे लगवाने की प्रक्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। इसके पूर्ण होने की प्रक्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। भाई बिल्कुल आराम से बताओ, डेफिनेशन एकदम याद हो गई कि नहीं हो गई? बोलोगे बिल्कुल याद हो गई भैया। आगे देख लेते हैं अब हम रेबीज के रोग के लक्षण के बारे में। ये भी आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट होता है। रेबीज आपको पता है, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले या बंदर काट ले, जो कि
बोला जाता है उसके अंदर रेबीज होता है तभी होता है, अदरवाइज जो पालतू होते हैं उनसे नहीं होता, फिर भी आपको लगवा लेना चाहिए इंजेक्शन, ठीक है। तो रेबीज से रोग के लक्षण क्या होते हैं कि रोगग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसके गले में भयंकर दर्द होता है। कहाँ दर्द होता है? गले में। अब वो कुछ भी निगलने में, यहाँ तक कि जो पानी होता है उसको पीने में भी असमर्थ होता है, पानी भी नहीं पीता है दर्द की वजह से, ठीक। एक तो ये रीज़न हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर भैया आपने देखा है जब रेबीज़ के आपने कभी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, तो वो पानी से डरते हैं, पानी से डरते हैं, पानी को कुत्ते की तरह चाट चाट के पीते हैं, ना कि डायरेक्ट निगलने से चाट चाट के पीते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आई होप सबने देखा है। तो रोगी पानी से भी डरने लगता है, रोगी जो है वो पानी से भी डरने लगता है। तीसरा नंबर मेरे भाई है कि कभी कभी रोगी जो है वो आक्रामक भी हो जाता है, मतलब वो एक पागल कुत्ते की तरह ही रिएक्ट करता है, जैसे पागल कुत्ता मेरे भाई होता है, और वो उस तरीके से रिएक्ट करता है, काटने के लिए रिएक्ट करता है, दांत से आपके काटने के लिए। कभी कभी होता है उसको इतनी गर्मी लगती है, कभी उसको हवा बहुत लगेगी, उसको हवा दिखने लगती है, ऐसा मुझे मतलब जो बताया जाता है कि रेबीज वाले जो होते हैं मेरे भाई उनको वायु दिखती है, उनको हर जगह कुत्ते कुत्ते जैसे दिखते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये 3 पॉइंट अगर याद रखते हो देन इनफ है भैया। 3 पॉइंट ही आपको लिख देने हैं कि पानी निगलने में उसे दिक्कत होगी, खाना खाने में उसे दिक्कत होगी क्योंकि उसके गले में अत्यधिक पीड़ा होती है, एक चीज़ हो गई। एक चीज़ भैया उसके गले में अत्यधिक पीड़ा है। भैया अगर आपसे दूसरी चीज़ पूछी जाए, दूसरी चीज़ आप बोल दोगे कि पानी भरा कहीं रखा, तो उससे वो डरेगा। और तीसरा नंबर वो आक्रामक हो जाएगा। चौथा नंबर उसे वायु वगैरह से, हवा जो होती है उससे भी डर लगता है, ठीक है। उसे हवा में शायद जो भी दिखता हो भगवान जाने, जिसको होता है उसी को पता होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है टीकाकरण अभियान, बड़े प्यार से सुनिएगा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उससे क्वेश्चन से मेरे भाई 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जाएंगे? या तो अति लघु उत्तरी में छोटा सा क्वेश्चन पूछ देंगे या फिर इसको एमसीक्यू फॉर्म में दे देंगे। पूछ देगा कि जन्म के समय कौन सा टीकाकरण होता है, बोलोगे भैया बीसीजी होता है। कौन सा होता है? बीसीजी। और ये ओपीवीओ जो है ये होता है मेरे भाई पोलियो वैक्सीनेशन, मतलब वो जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ये उनकी बात होगी, ओपीवी, ठीक है। आप बोलोगे भैया इसके बाद 6 सप्ताह का होता है तो डीपीटी-1 होता है और ओपीवी-1 होता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे बीसीजी स्टार्टिंग में नहीं लगता है तो यहाँ पे भैया बीसीजी लगवाया जाता है, ये बात भी याद रखना। ये भी आपकी बुक में दिया होगा, आप एक बार देखिएगा। अगर बीसीजी यहाँ पे नहीं लगता है तो बीसीजी यहाँ पे लगाया जाता है। और याद रखिएगा किन्हीं भी 2 टीकों के बीच में कम से कम 1 माह का गैप होता है, 1 माह का गैप होता है कम से कम भैया, ठीक है। कम से कम होना चाहिए। बाकी इसमें तो आपको देखोगे तो 4-4 माह के गैप दिखेंगे। यहाँ पे देखो, जन्म से पहले 6 महीने का गैप, 6 सप्ताह का गैप है, 6 सप्ताह के बाद यहाँ पे भैया 4 सप्ताह का गैप है। यहाँ पे देखा जाए भैया तो आपका जो है 4 सप्ताह का फिर से गैप आ गया, और 4 सप्ताह का मतलब लगभग 1 माह आपका होता है, ठीक है। 1 महीने में 4 सप्ताह ही तो होते हैं। इसके बाद भैया अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, फिर सीधे 9 माह में लगता है खसरा का, ठीक है। उसके बाद 16 से 24 माह में आपका डीपीटी और ओपीवी, मतलब वही पोलियो वाला और ये डीपीटी वाला ही लगेगा, ठीक है। आगे भैया देख लेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला तो है भैया कि एचआईवी के कारण कौन सी कोशिकाएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। याद रखिएगा T4 और TH, H है, ठीक है। T4 और TH कोशिकाएं जो हैं वो एचआईवी के कारण नष्ट हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि एड्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, SY है, ठीक है। बात कंफर्म है एकदम, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल याद हो गई भैया। हमने कहा अगला पूछेगा इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किस माध्यम से होता है, तो इन्फ्लुएंजा एक तरीके का संक्रामक रोग है जो भैया वायु के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। और अगर इन्फ्लुएंजा वायु के माध्यम से होगा तो बताओ जरा, ये सांसर्गिक होगा या संचारी होगा? सांसर्गिक होगा या संचारी होगा? बोलोगे भैया सांसर्गिक वाले तो डायरेक्ट व्यक्ति या वस्तु के द्वारा होते थे, वायु के द्वारा हो रहा है इसलिए ये हमारा संचारी होगा। बड़े ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से जब तक रिलेट नहीं करोगे आपको याद होना जल्दी नहीं होगा, ठीक है भैया। तो याद जल्दी करना है तो एक क्वेश्चन को रिलेट विद अनदर क्वेश्चन करना पड़ेगा। 4 नंबर मेरे भाई बोल रहा है कि हेपेटाइटिस जो है उससे क्या प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस आपके यकृत को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा तंबाकू का जो मोजैक रोग है इसका पता लगाया सर्वप्रथम किसने लगाया था? एवानोव्स्की ने ही सबसे पहले इसका पता लगाया था भैया।
जीवाणु नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जीवाणु नाम किसने दिया, तो भैया एरनबर्ग ने दिया था 1829 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पाश्चरीकरण क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना, जो दूध वाले आपके यहाँ लाते हैं या फिर जो आप पैकेट देखते हो तो पाश्चराइज्ड दूध होता है वो, ठीक है, मिल्क की पैकेट जो होती है। अब इसका काम क्या होता है भैया, बड़े ध्यान से सुनना। इसको आप डेफिनेशन में आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा समझा दूँ। अगर मैं किसी मिल्क को, कोई यहाँ पे इसमें दूध की बोतल या फिर दूध यहाँ पे भरा हुआ रखा था, मैंने कहा इसे गर्म करने के भैया कई सारे तरीके हैं, आप उनमें से कोई भी एक लिख सकते हो भैया, जैसे कि बता दो मुझे। मैंने कहा देखो, एक तो होता है कि इसे 71.7 डिग्री सेल्सियस या लगभग आप 72 डिग्री सेल्सियस भी बोल दो, गलत नहीं है, 72 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करें। और इसको गर्म हम कितनी देर करें, मात्र और मात्र भैया 15 सेकेंड गर्म करें। 15 सेकेंड हम इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें और उसके बाद इसे जल्दी से ठंडा कर दें। जल्दी ठंडा करना है इसे, कैसे ठंडा करना है, जल्दी से ठंडा करना है। तो ये दूध पाश्चराइज्ड हो गया, मतलब ये दूध अब काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका था। या इसी चीज़ को भैया हम और कैसे बोल सकते हैं, हमने कहा या तो तुम इसी दूध को मेरे भाई 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो, कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। और उसके बाद इसे जल्दी से ठंडा कर दो भैया, तो भी ये दूध पाश्चरीकरण हो गया। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है भैया। एक और कहीं कहीं दे देता है कि इस दूध को 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो मात्र 5 सेकंड के लिए और फिर इसे जल्दी से ठंडा कर दो, तब भी ये दूध पाश्चरीकरण हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें, तुमको ये वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना। तुम्हारी बुक में दो ही दिए गए हैं, ये वाला आपको मिल जाएगा अगर आप वगैरह और कहीं पे ट्राई करते हो सर्च करने का या ढूंढने का, तो आपको ये भी मिल जाएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपकी बुक में जो दे रखे हैं वो ये दो ही दे रखे हैं, तो हमें ये दो याद रखने हैं कि संरक्षित करने के लिए, दूध को संरक्षित करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक दूध को पहले 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड गर्म करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, या फिर हम इसे देखो लिखा है यहाँ पे या तो भैया हम इसे क्या करें 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट गर्म करें या फिर इसको गर्म करें, एक दोनों में कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। आप दोनों लिख दो या करके गर्म करते हैं और फिर शीघ्र ठंडा करते हैं, यानी कि इसको ठंडा होने दे रहे हैं, जल्दी से ठंडा कर देते हैं बर्फ में रख के, जैसे भी आप कर सको, फूंक करके या फिर बड़े बर्तन में रख करके हिला लो, जैसे आपको करना भैया वो कर सकते हो, ठीक है। देन आप उसको वहाँ पे शीघ्र ठंडा करोगे। अब होगा क्या, इससे भैया उसके अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, जो दूध के फटने का कारण बन सकते थे वो सारे नष्ट हो चुके। अब क्या होगा, अब वो दूध जो है भैया वो अधिक समय तक खराब नहीं होता है, इससे वो दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। भैया दो डाटे याद करने पड़ेंगे, एक तो 71.7 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 62.8 डिग्री सेल्सियस। और भैया याद रखना इसको 15 सेकेंड के लिए करना है और इसको भैया 30 मिनट के लिए करना है। तो आई होप आपको भैया ये याद हो गया होगा। पाश्चरीकरण एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, जितना कुछ पढ़ाया है क्या पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, हाँ या ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बेहतरीन तरीके से अगर समझ में आ गया है, क्लास को हमेशा बेटा 2x पे देखा करो मेरी वाली, मैं समझाता बढ़िया एकदम मन से हूँ, तो समय बहुत लगता है, ठीक है, मुझे आई एक्सेप्ट दैट कि समय लगता है मुझे, लेकिन इतनी बात कन्फर्म है कि जो क्लास को ध्यान से देखता है उसे समझ में भी भैया पूरा आ जाता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ में। चैनल को सपोर्ट बनाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।